प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले वीडियो पर जो इतना प्यार दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट, वर्णमाला का दूसरा पार्ट देखेंगे क्या हुआ था। एक बात हमने आपसे साथ शेयर की थी, मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। मुख्यतः रीजन यह होता है कि मात्रा होता क्या है यह समझ लेते हैं। मित्रों, जब कभी भी आपसे पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 10। क्यों? देखिएगा, ऐसा एक इकलौता स्वर है जिसका कोई मात्रा नहीं होता है, अर्थात आ का कोई मात्रा नहीं होता है, बाकी सबका मात्रा होता है। इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल पूछा गया था एफसीआई पेपर में कि भैया आचार शब्द में कौन सी मात्रा जोड़ दी जाए, कौन सी मात्रा जोड़ दी जाए कि इसका स्त्रीलिंग हो जाए। तो मित्रों, ऑप्शन यह था अ, दीर्घ ई, या आपका रहेगा बड़ी ई। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा मात्राओं की संख्या 10 होती है। आपको मात्रा के आधार पर जब भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया तो 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक एवं त्रिमात्रिक। एक मात्रिक का मतलब होता है जिसमें एक मात्रा हो, द्विमात्रिक का मतलब 2 मात्रा, और त्रिमात्रिक का मतलब 3 मात्रा, जो आप जानते हैं पुल्लिंग स्वर होता है। यहाँ हमने कहा मात्राओं की संख्या में जो भी बात हुई, आचार शब्द की बात हुई, आचार शब्द में कौन सी मात्रा जोड़ दिया जाए कि इसका स्त्रीलिंग हो जाता है, तो मित्रों इसका सटीक जवाब आएगा बड़ा आ, क्योंकि छोटा आ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए सीधे सीधे जुड़ेगा कौन? बड़ा आ। अब जरा हम बात करने जा रहे हैं इसके आगे वाले चैप्टर की। वर्गीकरण में हम देखेंगे जिह्वा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बांट देंगे। अब जिह्वा के आधार पे, जिह्वा किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की मीडियम होती है। देखते हैं कैसे होती है। तो भैया यह भी जो स्वर होते हैं वह 3 ही होते हैं। एक अग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य होता है, और तीसरा जो होता है जिसका नाम है पश्च स्वर। ध्यान दीजिएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर एवं पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब होता है कि ऐसे वर्ण, अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के आगे वाले भाग से निकलता है। अब स्वरों की संख्या तो कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं स्वरों की संख्या 10 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या जो होती है 11, उच्चारण के आधार पर 10। अब ये कहता जिह्वा किसकी लंबी होती है, किसकी छोटी होती है, किसकी मध्यम होती है, इनके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे कि जब कभी भी आपका स्वर लिखा जाएगा तो आप एक ही बात कहेंगे कि सर जिह्वा से जो भी मतलब है, हमारा मुख्यतः मतलब यह होता है कि आपके कौन से वर्ण जिह्वा के आधार पर निकलते हैं। देखिए, एक उदाहरण स्वरूप पे समझाएंगे। कुछ लोग पानी पूरी बहुत खाते हैं, पानी पूरी बहुत खाते हैं। अब पानी पूरी कौन खाते हैं? तो भैया लोग और भाभी लोग और बहनें लोग बहुत खाते हैं। भैया देखिएगा, अब ये है हमारे अकारांत। अकारांत तो होते हैं पुल्लिंग, अकारांत तो होते हैं पुल्लिंग,
ये होता है इकारांत या इकारांत, अर्थात जिस शब्द के अंत में छोटी या बड़ी लगा हो वो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, और जिस शब्द के अंत में छोटाऊ या बड़ाऊ लगा होता है उसमें कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ होते हैं स्त्रीलिंग। फिलहाल हम देखते हैं छोटा मतलब छोटके भैया, बड़के भैया, भैया भैया, भाभी भाभी, ठीक, बाऊ बाऊ और ऋषि। और ये देखा ये लड़के बच्चे हुए दोनों मिला, क्यों देखिएगा इसके बारे में, क्योंकि ऋषि जो होता है इसको मोह माया से नहीं मतलब होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यम है। यम मतलब मुर्दा है, इसकी कोई लाइफ नहीं होती। पानी पूरी खा, चाहे हलवा खवावा, चाहे जोन खवाओ भैया, ऐसे कोनो मतलब ना, एक का सिर्फ राम नाम से मतलब है, दुनियादारी से कोनो ना मतलब है। मज़ा तो इन्हीं लोग के आवत है, इन्हीं लोग आनंद लेते असली भैया। देखते हैं कौन लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर खट्टा कोई खाता है तो हमारे इकारांत भाभी लोग, बहनें लोग, अर्थात ई या बड़ी। इसके बाद देखिएगा इनके संयोग से जब ये मिलन होता है अर्थात ए और ए, अर्थात ए और ए, ध्यान रखिएगा ई ए ये जो होते हैं आपके अग्रस्वर होते हैं। ऋषि की कोई गणना ही नहीं होती इसमें। बच्चे कितने हैं इधर हम गौर करेंगे तो बच्चे हमारे इतने हैं। अब देखिएगा छोटे भैया वाले होते हैं मध्य, अब बाकी जितने भी शेष हैं टोटल क्या हो जाते हैं, शेष स्वर पश्च स्वर होते हैं, शेष स्वर पश्च स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा शेष में कौन, बचा कौन, तो इधर देखिए दीर्घा ऊ, बड़ाऊ आप कहते हैं ओ या औ। कभी भी एग्जामिनर पूछे अग्रस्वर की संख्या कितनी है तो आपका सीधा जवाब 4। मध्य स्वर कितने, 1 2 याद है तो एक ऑलरेडी याद हो जाएगा भैया, 2 ही पढ़ना है आपको, तीसरा अपने आप आ जाएगा। अग्रस्वरों की संख्या 4 और मध्य स्वर होते हैं 1, पश्च स्वर होते हैं शेष सभी, अर्थात जितने बचे हैं 10 में 5 हो गए तो बचे कितने, 5, अब 5 हो गए पश्च स्वर। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में या अदर कोई स्टेट का पुलिस वाला परीक्षा देने जा रहे हैं तो जिह्वा के आधार पे वर्गीकरण पूछेगा स्वर का, जिसका जवाब देना है। अभी हमने आपको एक हिंट दिया है, उस हिंट का नाम है यम है, उसका नाम है ऋषि। यम का मतलब होता है मूर्धा, यम का मतलब होता है मूर्धा, अर्थात वह व्यक्ति जो मुर्दा होता है, मूर्धन्य जिसको कहते हैं, शुद्ध लैंग्वेज में मूर्धन्य कहते हैं, हम लोग उसको बड़े प्यार से मुर्धा कहते हैं। मुर्धा वाले भैया कौन, तो आप कहेंगे यम है तो री है। अब कहते हैं और कौन, चालू कौन है, तो आप कहेंगे ई या बड़ी। ये देखिए होते हैं चालू, इसके लिए इनका नाम है तालु या तालब्य। अब इसके बाद की बात है बाऊ लोग का हो तीनों ठिलावक काम है भैया, अंक है छोटाऊ या बड़ाऊ। ध्यान रखिएगा मुख्य बिंदु यह है कि यम आप जान रहे हैं, री है तो आप टी जान रहे हैं, छोटी या बड़ी है, ई या दीर्घ ई है, ओ की बात करते हैं तो ऊ या दीर्घ ऊ है। अब इसके बाद की बात करते हैं तो आपका के है, जिसको हम लोग कंठ कहते हैं, आ या ड़ा है, जिसको हम दीर्घा कहते हैं। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद की बात करते हैं तो लोग बड़े प्यार से करते हैं जब केटी का स्वयंवर होता है तो इसमें होते हैं ए या ए, और इसको कहते हैं केयम, अर्थात के ओ, जिसको आप कहते हैं ओ या औ। ध्यान रखिएगा इस बात को, मूलभूत बता रहे हैं, ये ध्वनियाँ आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जिक्र हो गया है तो ध्वनियाँ बता दे रहे हैं निकलता कहाँ से है। ये ध्वनियाँ हम आपको बता दे रहे हैं निकलता कहाँ से है। कहते मुर्दा आदमी कौन, इनकी ध्वनि का नाम मूर्धन्य, यम से मूर्धा, यम से मूर्धन्य। इधर है चालू तो इनका नाम है तालु या तालब बोलते हैं। इधर देखिएगा बाऊ लोग जो हैं इनका काम ही होता है ओ, अर्थात ओठ हिलाना, ओ से हो गया ओष्ठ। इधर देखिए ये है के से किंग राजा,
और जब राजा हैं तो इनका के से मतलब है एक ही कंठ। इधर आप देखेंगे तो के से आपको कंठ, टी से तालु, अर्थात इन दोनों ध्वनियों का नाम है कंठ तालव्य। इधर आप देखेंगे इसका नाम कंठ है, इसका नाम ओष्ठ है, अर्थात इसका नाम है कंठोष्ठ है। और कंठोष्ठ है ओ और औ होता है। कंठोष्ठ होता है ओ और औ, ओ और औ जिसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। यही सब होते हैं वैरायटी, इन्हीं के प्रकार हैं। केवल ध्वनियाँ जब भी आपके दिमाग में है स्वर का उच्चारण ध्वनियाँ क्या याद करना है, तो आप कहेंगे सर बहुत हो गया, हमको कुछ नहीं पढ़ना, हम एक ही चीज़ कहेंगे बहुत हो गया, बड़े हो गए हैं, अब हमको चलानी है बाइक। और बाइक कौन सी वाली? तो केटीएम चलानी है। आप कहेंगे क्या केटीएम? अर्थात सीधे बोलेंगे केटीएम 2। केटीएम 2 लॉकडाउन में मत मांग लेना। केटीएम 2 अर्थात बहुत हो गया है। हमको एक बात याद रखना है, केटीएम 2 याद रखना, 2 बार बोला हूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जितने भी स्वर की ध्वनियां हैं सब आपको पता चल जाएगा, क्या कंठब है, क्या तालब है, क्या मूर्धन है, क्या यम है। आप कहेंगे सर एक बात बोलेंगे केटीएम 2। आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कुछ साथीगण कह रहे थे कि सर लॉकडाउन का समय है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी जीवन में सबसे सुकून वाला अगर कोई समय है तो यही है, सबसे शानदार समय है। दबा के पढ़ो, इतना बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा और शायद नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार 16वीं शताब्दी की बात है, न्यूटन साहब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। मित्रों, उनके समय में भी ऐसी महामारी आ गई थी। उनके समय में महामारी आ गई 16वीं शताब्दी में। लंदन से वो निकल के सीधे चले जाते हैं घर। और उस समय इतनी विकट महामारी थी, कोई दवा ववा बनाने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी विकट समस्या यह आ गई कि उनको पता चल गया कि लोग मर रहे हैं। घर पे पहुंचते हैं, लॉक लगा होता, ताला तोड़ के घर में जाते हैं और पता चला घर वाले कहीं और फंसे हुए हैं। तत्काल में उनको इस बात का आभास होता है कि अब क्या किया जाए। 2.5 साल तक लॉकडाउन रहा। और उसी समय उस बंदे ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज कर डाली। तो हम लोग हैं, आप लोग हैं, आप भी करेंगे ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण की खोज। आप भी बनेंगे न्यूटन, आप भी बनेंगे मित्र, न्यूटन, आइंस्टाइन। ठीक, पढ़ते रहिए बस, कोई गम नहीं है। कोई गम हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी जिह्वा के आधार पर कर दे तो बोलने के आधार पर भी होना चाहिए। तो मुखाकृत बोलते हैं। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दहाड़ देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, यही नारा रहेगा। अब की बार चाहे जो भी वैकेंसी आई, चाहे लेखपाल हुआ, चाहे दरोगा हुआ, कुछ नहीं छूटेगा। ऑल वन डे एग्जाम में एक ही चीज़ है, वर्णमाला यदि पढ़ रहे हैं शुभम से तो ध्यान रखिएगा वर्णमाला से कोई भी चीज़ नहीं बच के जाएगा। और पक्का है, आपसे वादा भी रहा हम आपसे साथ निरंतर बने भी रहेंगे और साथ में आपके वर्गीकरण इसी प्रकार करते रहेंगे। लेकिन आपका साथ हमारे लिए अमूल्य है। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आकृत कैसे होती? कुछ लोग बोलते हैं मुंह चपटा करके, कुछ लोग बोलते हैं गोलाकार बना के। कभी कभी कुछ वर्ण ऐसे बोल दिए जाते हैं जिसमें गोल भी रहता है, चपटा भी रहता है, कुछ में खुला रहता है, कुछ में बंद रहता है। चलो देखते हैं खुला किस में रहता, बंद किस में रहता। कहते हैं बोलो किस में ज़्यादा खुला, किस में कम खुला है। तो एक बात होता है, वर्गीकरण 4 प्रकार से होगा। एक होता है विवृत, दूसरा होता है जिसको आप बड़े प्यार से कहते हैं अर्ध विवृत, तीसरा होता है जिसको आप समवृत कहते हैं और चौथे को आप कहते हैं अर्धसमवृत। वैरायटी 4 होते हैं। किससे आप मिलना चाहते हैं या निर्भर करता है। अभी हमने कहा कि ऋषि उसी व्यक्ति की कहीं वैल्यू ही नहीं है। आप समझिएगा बात।
उससे बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। वह केवल मन चित्त ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय करता है, राम नाम का जाप करता है। वह इससे कोई उसका मतलब ही नहीं कैसा बोलता है, कैसा रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है। दुनिया उससे कोई मतलब नहीं रखती है। आपसे मतलब रखेगी आप इस समय है क्या, तैयारी किसकी कर रहे हैं। तो देखिएगा विवृत, विवृत मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मुख खुल जाए। खुलेगा कैसे? जब हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं और जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा मुख खुल जाते हैं वही हमारे विवृत होते हैं। फुल्की खाए जाते हैं, बड़ा फुल्की उल्की मिल जाते, गोलगप्पा मिल जाते तो बड़ा समूह बाय देते हैं। ठीक, अब बड़ा समूह कैसे बावत है? दीर्घ वाला। कहा था हम किंग ही राजा ही, दीर्घ वाला बड़ा वाला, अर्थात कौन? बड़ा वाला के है। इसके बाद की बात करते हैं तो आप बड़े प्यार से कहते हैं कहीं कहीं आधे मुँह खोला था, कहीं कहीं जहाँ बोले के रहा थे ना बोलते, शांत रहा था। और शांत दुइये व्यक्ति रहा थे जहाँ सहारा लेते छोट लड़किया के, बड़ा लड़किया का सहारा ना लेवा। और बड़ा लड़किया कौन? तो कहा भाई ये आओ। और देखा छोटके भैया यहाँ आ गए कम बोले वाले में, और बड़े भैया की एक्सपीरियंस ज़्यादा बा, मुँह खोल के फुल्की खा लेते गोलगप्पा। ये देखा कम खोलत थी ने लिया आओ। समृद्ध वाले के है जहाँ मौका मिलत भौजाई लोग के वहाँ शांत रहा थी। ठीक, अब बाऊ तो बोलबे ना करती, उठवे हिलावत थी। यहाँ ये लोग शांत रहते हैं चारों लोग, और जो कम बोलते हैं जिनकी सहायता लेती है दोनों लड़कियाँ। कभी भी संख्या पूछे कितनी है तो आप कहेंगे कितनी है, आप कहेंगे 3, कितनी है आप कहेंगे 4। अर्ध समृद्ध कितने हैं? 2 है। कितने? 2। मौका देखो, बड़े भैया बड़े हैं ना तो वृत्त भी कैसा है? बड़ा रहेगा। आधा वाले कौन? छोटे भैया, साथ में 2 लड़कियाँ बड़े वाले रहेंगे या आओ। अब बाकी भाभी दोनों और बाऊ दोनों लोग शांत रहते हैं। अर्ध समृद्ध में आओ 2 होते हैं। अब संख्या की बात करेंगे, आप कहेंगे 3, 4, 4, 4, 8, 2, 10। ऋषि के कोई वैल्यूए नहीं होती है। यही होते हैं आपके मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा ओष्ठाकृत कर लेते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कई नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे कहीं कहीं ओठ गोल कह देते और कहीं कहीं चपटा कह देते हैं। ओठ गोल कब करते हैं आप जानते हैं, और ओठ चपटा क्या करते हैं, इन सब विषयों की बात की जा रही है। स्वर बड़ा जानदार है। जैसे कहा थे कि ओठ निकला, मतलब क्या? देखिएगा, इसका मतलब होता एक है वृत्तमुखी स्वर। एक दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर। फिलहाल देखिएगा बहुत अच्छा है, बड़ा चुनिंदा सवाल पूछा जाता है, वृत्तमुखी आवृत्तमुखी में क्या है। जब आप ओष्ठाकृत, ओठ की आकृति को गोल कर देते हैं, गोला बना देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कहते हैं कि सर गोल हो गया है। अर्थात जैसे आप कहते हैं गोल कब होगा तो आप कहेंगे ऊ, लेकिन संभार के किया भैया, क्यों सामने न किया, ना ही समस्या वही आई। देखा कहीं कौन, कहीं ऊ और ऊ, ओ और आओ, बस ना कहीं किसे देत बात, ओ आओ। इनकी संख्या कितनी? 4। बाकी शेष कितने? शेष जितने भी शेष स्वर हैं, जितने भी हैं, बचे कितने? तो आप कहेंगे गुरुजी 6।
ऋषि उसी थोड़ो देथिन भैया किसूस, देखा के भैया आ ए ओ नहीं सॉरी ई ए आई, यही हो गया। अर्थात आ दीर्घा, ई दीर्घी, ए दीर्घी कह सकते हैं आप। संख्या 7, कभी कभी यह शब्द ही पूछ लेता वर्तुलाकार या आवर्तुलाकार स्वर कौन है, तो इसी का नाम है वर्तुला। ओठ की आकृति को वर्तुलाकार कर देता है, या कह देता है आपसे गोलाकार स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे गोल जिसमें होता वही है, ओठ की आकृति गोल हो जाए, शीशे के सामने खड़े हो जाए, ये कह दीजिए ऊ, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए कोई और ना देखे, नहीं घर वाले सोचेंगे कि लॉकडाउन का समय है, लड़का पागल हो गया है। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक समय की बात है मित्रों, ये वर्तुलाकार स्वर, आवर्तुलाकार स्वर या गोलाकार स्वर या आवृत्ताकार स्वर, जिनके बारे में कई सवाल पेपर में पूछे जाते थे। फिलहाल इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको तैयार यही रखना है कि ओष्ठाकृत, मुखाकृत या आपके जीवा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, सारी बातों को आपको अनुसरण करना है। इससे चलने से पहले हम एक बात और करेंगे कि नासिक के आधार पर, नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक कहानी सुनाएंगे आपको, बड़ी मज़ेदार कहानी है। ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कभी भी नहीं सोचा था, उस पर अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था कि अपने जीवन में वो कुछ कर सकता है। उस ऐसे शख्स की कहानी है जिनका नाम ही है मनोज कुमार शर्मा। उनके विषय में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ध्यान देते हैं। नासिक कहते हैं ऐसे स्वरवर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो, और कभी कभी मुख से होता। आप कहेंगे नाक में केवल बोल ही नहीं सकते, बोलेगा बंदा तो नाक और मुख दोनों में बोलेगा। देखिएगा, नाक से जो बोलेगा उसको आप बड़े प्यार से कहते हैं अनुनासिक। यूपी टेट का सवाल, अनुनासिक का अर्थ क्या होता, तो एक चीज, नाक और मुख दोनों से उच्चारित होने वाले स्वर, मुख दोनों से उच्चारित होने वाले स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो वही नासिक को होते हैं, उसी को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। कौन, तो कभी कभी कहते हैं कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, आ ना करिए, आ। अर्थात यही अनुनासिक है जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। दूसरा जो वर्ड है इसका है जिसका नाम है निर्नुनासिक। अर्थात निर मतलब नहीं, किससे नहीं, नासिक से। जिसका उच्चारण नासिक से ना हो जिसको आप निर्नुनासिक कहते हैं, जिसका उच्चारण केवल मुख से हो, मुख से, केवल मुख से हो। जिनका उच्चारण केवल मुख से हो वही निर्नुनासिक होते हैं, वही मौखिक होते हैं। आप कहते हैं निर, ना हो नासिक से तू उच्चरित, अर्थात नासिक से अर्थात नाक से ना बोले जो व्यक्ति वही निर्नुनासिक है। और जो नाक और मुख दोनों से बोले वो अनुनासिक है, जो नहीं बोले वो नासिक है, निर्नुनासिक है। उसी को मौखिक स्वर कहते हैं जिसमें सारे स्वर आते हैं। आप कहते हैं गुरुजी बस करिए, यही तो हो गए हमारे सारे, जिनको आप कहते हैं
जिनको आप कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर हो गए। आगे बढ़ते हैं। कहानी जो बात थी मनोज कुमार शर्मा की, वह ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 12th फेल हो गया था। 12th में फेल हो गया, 9th 11th 10th 11th में 3rd डिवीज़न पास होने वाला बंदा प्रेजेंट टाइम में DIG बने बैठा है महाराष्ट्र में। देखिएगा, इसलिए हम कहते हैं हताश नहीं होना है, उत्साह बढ़ा के बैठना है, जोश बनाना है कि वैकेंसी आएगी तो चीड़ फाड़ के रख देंगे, किसी भी कीमत में नहीं जाने देना है। जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं सब कुछ पास करके आएंगे, क्वालिफाई करेंगे, अपने आप को इतना हीरा तपा देंगे कि कोयला से बना देंगे हीरा, कोयला से बना देंगे हीरा। मनोज कुमार शर्मा जो 12th फेल होकर DIG बन सकता है, हम तो 12th में 1st डिवीज़न पास हैं, 2nd पास हैं, 3rd पास हैं, लेकिन फेल तो नहीं है। हम लोग इससे भी ऊंचे जाएंगे मित्र, इससे भी बढ़िया पोस्ट आएंगे, लेकिन घर का भरोसा जीतना है तो UPP UPSI या लोअर कुछ भी है, चाहे जो भी सामने आ जाए, एक बार वह जा ना पाए चीर फाड़ के रख देना है, हर कीमत पर विजित करके लौटना है। इसी में हम आपको एक बात बता देते हैं, जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमको एक स्वर दे दिया जिसका नाम था आगत स्वर। मित्रों, इस आगत स्वर की जब बात की जाए तो इसमें कई नाम आते। आगत आया हुआ स्वर, आ गया है आपके द्वार पे दस्तक देने, जिसका नाम है आगत स्वर। आगत स्वर विदेशी स्वर, और इनकी संख्या एक बड़ा दीर्घा लिखा रहेगा, उसके ऊपर अर्धचंद बिंदी लगा होगा, जिसका नाम ही है आगत, आ गया स्वर। प्रयोग होगा या विदेशी वर्ड में कहते हैं काफी पी लो भाई, खाना है तो टॉफी बताओ, और चलते हैं कॉलेज, और कॉलेज जाने के बाद कपड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, और डॉक्टर के पास जाते हैं। ये शब्द दिया था, पहले लोग वैद्य के पास जाते थे, नंबर नहीं लगाना पड़ता था। अब डॉक्टर हो गया है, अब कॉलेज हो गया था, पहले गुरुकुल हुआ करता था, अब तो खाते हैं टॉफी पल्स वाली, पीते हैं काफ़ी। यही बात है। देखिएगा, काफ़ी, काफ़ी में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ, तो आप कहेंगे आगत स्वर जुड़ा है। टॉफी में भी आगत जुड़ा है, कॉलेज में भी क्या जुड़ा है, आगत, डॉक्टर में भी आगत। अर्थात कभी भी ये शब्द संपर्क में आए तो आप एक ही बात कहेंगे, इस शब्द में आगत स्वर जुड़ा हुआ है। सर यह विदेशी शब्द है, और विदेशी शब्द में कौन सा स्वर जुड़ा है, आगत स्वर है, या स्वर कैसा है, विदेशी स्वर है। स्वर है विदेशी, स्वर विदेशी है। छोड़ना नहीं, मार के आना। सीटेट वाले विद्यार्थी सुन लो ध्यान से, 1 नंबर का सवाल पूछता। लोग कहते हैं सीटेट में, सीटेट की परीक्षा में यही कहते हैं, जवाब में कहते हैं कि सर जी पढ़ाया हुआ नहीं आया। पढ़ाया हुआ कैसे नहीं आया, भिन्न थोड़ी आया है। देखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा, काफ़ी में स्वर पूछ रहा, तो आपको जवाब देना है। काफ़ी किस भाषा का शब्द है, आपको जवाब देना है, क्योंकि जब भी आगत स्वर जुड़ा होगा तो आप कहेंगे विदेशी स्वर है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये सीटेट में, टेट में, यूपी PCS में, लोअर PCS कहीं भी पूछे, चीड़-फाड़ के रख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वर जो था चैप्टर आपका, आपको देखा गया कि स्वर में आपने मात्राओं की संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, स्वर के प्रकार पढ़ चुके हैं, स्वरों की संख्या पूछे तब भी आप बता देंगे। अब इसके बाद आगे की जो बात की जाए प्रक्रिया, उस व्यक्ति का नाम है व्यंजन। व्यंजन अभी तक स्वतंत्र था, अब परतंत्र हो गया है। स्वतंत्रता छिन गई है, स्वतंत्रता छिन गई है, और इसी के लिए यह प्रक्रियाएं हैं। देखिएगा व्यंजन के बारे में, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन होते कितने हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे मित्रों, व्यंजन का मतलब जो स्वतंत्र ना हो, जिन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़े।
स्वर की सहायता लेनी पड़े, यही होते हैं व्यंजन, और स्वतंत्र नहीं होते मित्रों। स्वतंत्र ना हो, स्वर की सहायता लेनी पड़े। कैसे? आप कहेंगे सर का में का तोड़ेंगे, का आ क्या है? सहायता ले रहा किसका? का, तभी बोलेगा का। आएगा क्या लास्ट में? आ। का बोलने पर आपको लास्ट में जो वर्ण निकला वह स्वर था जिसका नाम आ था, यह छिपा हुआ था, क्योंकि मित्रों इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है, अर्थात इसको बोलने के लिए हमको इसकी आवश्यकता है। नहीं बोलेगा ये, नहीं रहेगा तो यह भी नहीं रहेगा, इसका उच्चारण कभी नहीं, गूंगा हो जाएगा। बोलेगा तब भैया यही कि जब यह रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग, कभी भी पेपर में पूछा जाए इसको किस स्वर के नाम से जानते हैं, तो मित्रों इसको उदासीन स्वर कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उदासीन स्वर। उदासीन स्वर कौन? तो आ। उदासीन किसे कहते हैं? ना मलीय हो, ना लौड़िए हो, ना छारिय हो। यही लौड़िए क्या भाई, अमल भी ना हो, न छार हो, एकदम मुख पीएच मान पे खड़ा हो, वही होता उदासीन। और इसको कहते हैं हम लोग कि भाई हम तो स्वर रहित व्यंजन हैं, इसी को शुद्ध व्यंजन कहते हैं, लेकिन या बोलेगा कभी नहीं, इसको कहते हैं स्वर सहित व्यंजन। इसको कहते हैं स्वर सहित व्यंजन। देखिएगा, स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित, स्वर सहित, उदासीन स्वर। अभी तक नया शब्द सुन रहे, उदासीन स्वर। आ स्वर रहित व्यंजन जिसमें हलंत लगा हो, जब भी हलंत लगेगा तो इसका मतलब उसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, अर्थात मित्र इसको आप बोल नहीं सकते, का नहीं कह सकते, इसको बड़े धीमे आवाज में को, यही होता है, यही होता है क, आ, उदासीन स्वर रहित। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जब भी संख्या पूछे तो आप कहेंगे 33 होती है सर, 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन प्रकार में कितने होते हैं? व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 3। व्यंजन के भेद 3, व्यंजन की संख्या 33। हिंदी के विकसित व्यंजन, हिंदी के विकसित व्यंजन जिनकी संख्या है 2, सारी बात चर्चा करेंगे। हिंदी के विकसित व्यंजन की संख्या है 2। नोट कर लीजिए, पानी पी लेते हैं। टॉपिक के बाद खत्म कर दो, उसके बाद नेक्स्ट। हिंदी के विकसित व्यंजन है 2। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और व्यंजन के पार्ट कितने हैं? 3। ध्यान रखिएगा। अब जो आपकी प्रक्रियाओं की बात होगी, व्यंजनों के भेद 3 है कौन? अब हिंदी के विकसित व्यंजन क्या है? अरे संस्कृत में नहीं थे भाई, संस्कृत में नहीं थे तो हिंदी में पैदा कहाँ से हो गए? इनके पप्पा जान कौन है? इन सब के बारे में बात होगी, जो आपके नेक्स्ट क्लास में बात होगी। इसीलिए इसी टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में आप देखेंगे हिंदी के भेद कितने होते हैं, और भेद में भी भेद कौन से होते हैं, कुछ नहीं छूटेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत मित्रों।